हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज़ीरो टू ज़ेनिथ पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी मैथ्स की नई सीरीज़ चल रही है जिसमें हम आरआरबी एनटीपीसी 2024-25 को टारगेट कर रहे हैं। आज हमारा डे 4 है और आज हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बेसिक्स करने वाले हैं। ठीक है, पहला हम परसेंटेज कर चुके हैं और हमें पता है कि परसेंटेज जो है वो अर्थमेटिक का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उसके जस्ट बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन ऐसा एक टॉपिक है जो कि अर्थमेटिक के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से आप कई सारे अर्थमेटिक के क्वेश्चन ऐसे ही बना सकते हो। ठीक है, तो हम चलिए शुरू करते हैं अपने रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर को। सबसे पहले तो हमारा ये है कि रेशियो होता क्या है आखिर। रेशियो हम पढ़ रहे पहले हम पढ़ रहे हैं तो हमें उसका बेसिक तो पता होना चाहिए ना कि क्या होता है, रेशियो का मतलब क्या है या प्रोपोर्शन का मतलब क्या है। तो क्या होता है हमारा रेशियो, हम अगर दो या दो से ज़्यादा सेम काइंड ऑफ चीज़ों पे अगर रिलेशन बताते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं, रेशियो। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि आपकी एज 15 है और आपके भाई की एज 18 है, तो यही हमारा, इसे मैंने ये रेशो में लिखा तो ये हमारा रेशो है। ठीक है, इन आपकी एज थी और आपके भाई की एज थी, दोनों एज थी, मतलब दोनों सेम चीज़ होनी चाहिए। एज की बात करें तो एज, टाइम की बात करें तो टाइम, प्राइस की बात करें तो प्राइस। तो आपकी एज 15 है, आपके भाई की एज 18 है। अगर मैं इसे 3 में कट करूँ तो ये कितना है, अगर 3 5 15, 3 6 18, मतलब आपकी और आपके भाई की एज का रेशियो कितना है, 5:6। ठीक है, इसी तरह से हम रेशो को प्रेजेंट करते हैं और रेशो सिर्फ दो नहीं, दो से कई ज़्यादा जितनी भी हो, ए बी सी डी 5 6 7 जितनी भी वैल्यूज़ हो, कितनी भी वैल्यूज़ का रेशो निकल सकता है, जैसे ए रेशो, बी रेशो, सी रेशो, डी रेशो, ई, ये चलता जाएगा। रेशो कितनी भी वैल्यूज़ का निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी भी समझ नहीं आया तो मान लेते हैं एक ए है और एक बी है, हमारे पास दो पर्सन है, ए पर्सन बी पर्सन। इनका इनकम है, ए का इनकम है हमारा 5,000। ठीक है, बी का इनकम है हमारा, मान लेते हैं 7,000। मुझसे पूछ रहा है कि इनका जो है रेशो बताओ क्या है, तो मुझे पता है ए का इनकम 5,000 है, रेशो बी का इनकम 7,000 है। इसे हम कट करेंगे तो ये कितना आएगा, 5:7। तो ये हमारा इसका रेशो है कि ए इज टू बी की जो इनकम का रेशो कितना है, 5:7। इसे हम और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए रेशो बी को हम लिखते हैं ए अपॉन में बी और इसी को हम लिखते हैं 5/7। समझ में आया, रेशियो को हम इस तरह भी लिखते हैं, मतलब ए की वैल्यू 5 है और बी की वैल्यू 7 है। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। मान लेते हैं कि, हाँ, दूसरी चीज़ याद रखो कि रेशियो जो है वो कभी भी फिक्स नहीं होता है। जैसे ये 5 और 7 है तो मैं इसे 15:21 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, कैसे, 15:21 है, अगर इसे मैं काटता हूँ 3 से तो 3 5 ज़ा 15 और 3 7 ज़ा 21, तो यही रेशो आगे घूम फिर के, मतलब कि रेशो कभी भी फिक्स नहीं होता है। ठीक है, रेशो जो है वरी करता है। अगर इसे मैं चाहूँ तो और क्या लिख सकता हूँ, 25:35। इसे ही मैं काटूंगा तो ये जैसे 3 गुना चल रहा था इसका। ठीक है, 7 × 21 5 × 15, ये मेरा कितना गुना चल रहा है, 7 × 5 = 35 और ये पंजे पंजे 25। ठीक है, मतलब कि अगर सेम चीज़ से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ दोनों साइड तो मेरा रेशो हमेशा सेम ही रहेगा। और ये भी मेरा रेशो जो है वो 5:7, इसे काटूंगा अगर मैं 5 से तो पंजे पंजे 25, 5 × 7 = 35। ठीक है, अब हम इससे, अगर आपको ये रेशो समझ में आ गया तो हम कुछ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि रेशो दिया है आपको ए और बी का। ठीक है, ए और बी की एज है, ए और बी की एज का रेशो आपको दिया है। कह रहा है कि ए और बी की एज का रेशो कितना है, 5:3 है। ठीक है, ये एज है, एज का रेशो 5:3। ठीक है, और आपसे कह रहा है कि ए की जो एज है, एज ए की एज कितनी है, 50। तो आपको कह रहा है बी की एज निकालो। ठीक है, तो हम ट्रेडिशनल में, हम जब हम 10th तक या फिर उससे पीछे की क्लास में करते थे तो कैसे करते थे, हम मानते थे कि ये जो है हमारा 5x है, ये जो है हमारा 3x है। तो हमें ए की एज पता है, ए मतलब 5x, 5x की वैल्यू हमें कितना दिया है, 50। तो x की वैल्यू आ गई हमारी 50, तो 3x की वैल्यू चाहिए मुझे, 3x से किया मैंने। तो ए, अगर x की वैल्यू 10 है तो 3x की कितनी आ जाएगी, 10 × 3 30, मतलब मेरी बी की एज कितनी है, 30। लेकिन हम इस तरह से नहीं करेंगे, हम अवॉइड करेंगे कि जितना कम हो सके उतना कम एक्स को यूज़ करें। तो मुझे पता है कि 5:3 जो है मेरा रेशो है ए और बी का। अगर मेरा ए जो है 50, ए की एज कितनी है 50, कितना गुना है इसका, 10 गुना है। तो इसी तरह से मेरा बी की एज कितनी हो जाएगी, इसका 10 गुना, तो 10×3 = 30। समझ में आया, हम ऐसे करेंगे। अब मान लेते हैं इसी में हमसे ये कह देता कि ए का एज अभी हमें दिया था। ठीक है, एक क्वेश्चन हमसे ये कह दे कि ए और बी का जो एज का डिफरेंस है वो हमारा कितना है, वो हम मान लेते हैं 20 है। ठीक है, एज डिफरेंस बिटवीन एज एंड बीज एज कितना दिया है हमें, 20।
ठीक है। तो हमें पूछ रहा है कि ए की एज निकालो और बी की एज निकालो। तो मुझे पता है कि मेरा ए रेशो बी कितना है, 5:3। इनके बीच का डिफरेंस कितना है, ए और बी की एज के रेशो का बीच का डिफरेंस कितना है, 5 में से 3 गया, ये आया हमारा 2। और इसी 2 की वैल्यू हमें कितना दिया, इनके बीच का डिफरेंस 20। ठीक है ना। और उसके बाद अगर 2 की वैल्यू 20 है तो एक की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 10 आ गई। अगर एक की वैल्यू 10 है तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 दहा 50। 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 दहा में 30। तो आ गया ना यही 50 और 30। अगर मैं इसको इसके एज के बीच का डिफरेंस जो है वो 20 रखता हूँ तो ठीक है। और यहाँ भी देखो हमारा 50 और 30 था, इनकी एज का डिफरेंस कितना था, 20 ही आ रहा था। इसी तरह अगर हमें सम भी दे दें तो हम सम भी निकाल सकते हैं। जैसे कह दे कि सम जो है ए और बी की एज का, ए प्लस बी की एज का सम कितना है हमारे पास, 80 है। ठीक है। अब मुझे पता है कि ए और बी का जो रेशो है वो कितना है, 5:3 है। अगर 5:3 यहाँ मैं लिख देता हूँ, ए रेशो बी है, इनकी एज का रेशो कितना है, 5:3। ठीक है। तो 5 3 8 टोटल इनका कितना हो जाएगा। ये हमारा रेशो जो है हमेशा पार्ट्स में होता है, ठीक है, यूनिट्स में होता है। तो ये फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती, फिक्स्ड वैल्यू हमारी ये है, ये सिर्फ पार्ट्स में है। ठीक है। तो 5 और 3 कितना हो जाएगा हमारा, टोटल 8। और 8 की वैल्यू कितनी आ गई है हमारी, 80, जो हमें दी हुई है कि ए और बी की एज का जो सम है वो कितना 80 है। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 8 दहा में 80। अब मुझसे ए का और बी का एज पूछेगा। तो अगर एक पार्ट की वैल्यू 10 है तो 5 पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50 आ जाएगी। 3 पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 आ जाएगी, है ना। 5 दहा 50। अगर एक पार्ट की वैल्यू 10 है तो 5 पार्ट की कितनी आ जाएगी, 5 दहा 50। 3 की कितनी आ जाएगी, 3 दहा में 30। समझ में आया। तो अब आपको लगता है रेशो जो है समझ में आ गया होगा ये पूरा का पूरा। अगर आपको ये समझ में आ गया तो हम अपना नेक्स्ट करते हैं, जो है हमारा प्रोपोर्शन। ठीक है। क्योंकि रेशो बस आपने ये समझ लिया, समझ लो आपको रेशो अच्छी तरह से समझ में आ गया, रेशो कहते किसे हैं, कैसे निकालते हैं। तो अब हम देखते हैं हमारा प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन क्या होता है। ठीक है। अगर कोई वैल्यू हमारी ए रेशो बी, वो प्रोपोर्शन है सी रेशो डी के। मतलब कि ए अपॉन में बी इज इक्वल है सी अपॉन में डी के। यही हमारा प्रोपोर्शन है। प्रोपोर्शन को हिंदी में क्या कहते हैं, सर्वानुपात। ठीक है। तो ये हमारा क्या है, प्रोपोर्शन है। मतलब ए रेशो बी जो है प्रोपोर्शन है किसके, सी रेशो डी के। मतलब जो ए बी के साथ रिलेशन बना रहा है वही सी डी के साथ रिलेशन बना रहा है। इसलिए ए अपॉन में बी इज इक्वल टू हमारा क्या है, सी अपॉन में डी। और इसी में हम इस डी को क्या कहते हैं, फोर्थ प्रोपोर्शन। फोर्थ प्रोपोर्शन। ठीक है। कई बार हमने क्वेश्चन देखा होगा कि क्वेश्चन आता है कि इसका फोर्थ प्रोपोर्शन निकालो, तो वो इसी तरह से निकलता है। अब मान लो मुझे डी ही निकालना है। ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, डी को यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा तो ये क्या आ जाएगा, ए इंटू डी इज इक्वल टू बी को यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा, ये कितना आ जाएगा, बी इंटू सी। ठीक है। अब मुझे डी मतलब फोर्थ प्रोपोर्शन चाहिए, तो ये मेरा कितना आ जाएगा, बी सी अपॉन में ए। आप लोगों ने कई बार यूट्यूब पे ये सब देखा होगा कि अब हाँ हम आपको फोर्थ प्रोपोर्शन निकालने का एक डायरेक्ट फॉर्मूला बता देते हैं। उसका फॉर्मूला होता है डी इज इक्वल टू बी सी अपॉन में ए। पर कोई बैकग्राउंड बताए ना कि कहाँ से आया ये बी, डी इज इक्वल टू बी सी अपॉन में ए आया कहाँ से। तो वो ऐसे आया। ठीक है। जो ए बी के साथ रिलेशन बना रहा है वही सी रिलेशन बना रहा है डी के साथ, इसलिए ए बी इज इक्वल टू है सी डी के। ठीक है। अब मुझे फोर्थ प्रोपोर्शन मेरा क्या होता है, डी। तो ये निकालने के लिए मैंने क्या किया, इधर इससे मल्टीप्लाई किया और ए जो है वो नीचे आ जाएगा, तो इसलिए डी की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, बी सी अपॉन में ए। यही मेरा क्या है, फोर्थ प्रोपोर्शन। ठीक है। मान लेते हैं कोई एग्जांपल ले लेते हैं कि ए रेशो बी सर्वानुपात या प्रोपोर्शन सी रेशो डी। ठीक है। ए की वैल्यू में मान लेता हूँ मुझे 2 दिया है, बी मान लेता हूँ 7 दिया है। ठीक है। 2:7 वो प्रोपोर्शन है किसके, 4 दिया है, और डी जो है वो मुझे फाइंड आउट करना है। ठीक है। तो मैं कैसे करूँगा, एक तो मैंने ये बता दिया डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज़ कर लो, या दूसरा आप क्या कर सकते हो, मैंने ये दिख रहा है आपको यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, ये ए इंटू डी और बी इंटू सी। मतलब ये जो अंदर वाले हैं, जो पास वाले हैं बी इंटू सी, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और जो दूर वाले हैं ए इंटू डी, ये इधर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये दोनों इक्वल हैं। तो आप ये कर लो कि ये 7 इंटू 4 कितना हो गया, 7 चौके 28, वो किसके इक्वल है, 2 इंटू इसके मान लेते हैं, हमें पता नहीं है तो हमने एक्स मान लिया, फिर डी ही मान लिया, तो ये किसके बराबर है, 2 डी के। ठीक है। तो डी इज इक्वल टू मेरा क्या क्या आ गया, 28 अपॉन में 2। ये कैंसिल हुआ, कितना आ गया, 14। मतलब कि ये हमारा कितना है, डी 14 है। अब मैंने क्या बताया था कि जो ए और बी का रिलेशन है वही सी और डी का रिलेशन है, और ये आपस में इक्वल होंगे। करके देख लेते हैं, ए अपॉन में बी इज इक्वल टू सी अपॉन में डी। ए और डी मेरा कितना है, 2/7 इक्वल टू सी अपॉन में डी मेरा कितना है, 4 और रेशो 14, 4:14। अगर मैं इसे कैंसिल करता हूँ तो 2 दूनी 4, 2 से 14 आ गया ना सेम, 2 2 और नीचे 7 7 इक्वल आ गए। अब समझ में आया ये क्या मैं कहना चाह रहा था कि ये
ए और बी का जो रिलेशन होगा वही सी और डी का रिलेशन होगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से ये डी की वैल्यू निकाल सकते हैं, या फिर आप कोई भी तरीका यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर यहाँ 2 है और यहाँ 7 है, ठीक है, जो यहाँ रिलेशन बन रहा है 2 और 7 का, वही यहाँ ही बनेगा 4 का 14 के साथ। ठीक है, तो एक की वैल्यू 2 की वैल्यू कितनी दी है हमें? 4 दी है। ठीक है, 2 की वैल्यू कितनी दी है? 4 दी है। मैंने अभी बताया ना ये इक्वल हो गए और ये भी इक्वल होंगे। तो 2 की वैल्यू अगर हमें 4 दी है, 4 दी है, तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 दूनी 4। तो 7 की वैल्यू 7, यहाँ पर 7 है। ठीक है, यहाँ हमें पता नहीं है कितना है। तो अगर एक पार्ट की वैल्यू 2 है तो 7 पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7। एक पार्ट की 2 है तो 7 दूनी 14, मतलब कि यहाँ हमारा कितना आएगा? 14। तो आपको जो सही लग रहा है आप उससे कर सकते हैं। अब आपने अगर फोर्थ प्रोपोर्शन देख लिया तो थर्ड प्रोपोर्शन देख लेते हैं क्या है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं हमारे कि थर्ड प्रोपोर्शन निकालो। तो देखते हैं हमारा थर्ड प्रोपोर्शन क्या है। थर्ड प्रोपोर्शन, ठीक है। अब हमें एक वैल्यू दी होगी कुछ इस तरीके से A/B/C, और इसी में जो हमारा C है वो क्या है? हमारा थर्ड प्रोपोर्शन। ये हमारा C जो है वो थर्ड प्रोपोर्शन है, यही हमें निकालने के लिए बोलेगा। ठीक है, तो मुझे पता है कि थर्ड प्रोपोर्शन मुझे निकालना है। ठीक है, तो मुझे पता है ए जो है बी के साथ जो रिलेशन बना रहा है वही बी सी के साथ रिलेशन बना रहा है। तो मैं इसे कुछ इस तरह से तोड़ सकता हूँ कि A/B जो है मेरा वो प्रोपोर्शनल है किसके? B/C के। ठीक है, इसे एक कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में ले गया मैं कि ए जो बी के साथ रिलेशन बना रहा है वही बी जो है सी के साथ रिलेशन बना रहा है। ठीक है, तो इसको मैंने इस तरह से तोड़ दिया कि A/B जो है प्रोपोर्शन है किसके? B/C के। ठीक है, अब यहाँ से मुझे सी थर्ड प्रोपोर्शन बताना है। तो मैंने अभी क्या बताया था कि जो अंदर वाले हैं उन्हें मल्टीप्लाई कर दो और जो फिर बाहर वाले बचे हैं उन्हें मल्टीप्लाई कर दो। तो ये मेरा कितना आ जाएगा? या फिर नहीं भी करना है तो ऐसे कर सकते हैं ना, A/B इक्वल टू किसके है? B/C के। तो मेरा A/C कितना आ जाएगा? B का स्क्वायर है ना, B का स्क्वायर। तो A मेरा कितना आ जाएगा? B²/C। ठीक है, या फिर अभी मैंने क्या बताया, जो अंदर वाले दोनों हैं उन्हें मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? B²। जो बाहर वाले दोनों हैं उन्हें मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना आ जाएगा? AC। यहाँ से C की वैल्यू कितनी आ गई मेरी? B²/A। समझ में आया? तो यही हमारा होता है थर्ड प्रोपोर्शन। ठीक है, आप लोगों ने ये भी देखा होगा कई बार कि हम थर्ड प्रोपोर्शन निकालने के लिए ये एक फॉर्मूला बता देते हैं, बस आपसे आप ये फॉर्मूला यूज़ करोगे आपका थर्ड प्रोपोर्शन निकल के आ जाएगा। और उसके पीछे का लॉजिक क्या है वो ये है कि A/B/C हमें 3 दिया, हमें इसे कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में लेकर गए और हमने B को बाइफरकेट कर दिया कि B जो है A के साथ, A जो है वो B के साथ जो रिलेशन बना रहा है वही B C के साथ रिलेशन बना रहा होगा। और जब इसे सॉल्व किया तो हमारा C का वैल्यू क्या है? B²/A। ठीक है, तो ये हमारा हो गया थर्ड प्रोपोर्शन। अब मान लेते हैं कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे A/B/C है। विजिबल है आप लोगों को? A/B/C है। ठीक है, ए की वैल्यू मान लेते हैं मुझे 9 दिया है, बी 15 दिया है और सी मुझे पता नहीं है। ठीक है, सी मुझे निकालना है। तो वो वही बोल रहा है थर्ड प्रोपोर्शन निकालो। तो मैं क्या करूँगा? डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दूंगा, क्योंकि बेसिक तो मुझे पता है। अब मुझे डायरेक्ट ये याद रखना पड़ेगा, जैसे कभी मैं भूल गया ये फॉर्मूला तो मुझे ये बेसिक जरूर काम आएगा। ठीक है, तो मुझे सी निकालना है। सी इज इक्वल टू मेरा कितना आ जाएगा? बी का स्क्वायर, मतलब 15 × 15 बटे में ए मेरा कितना आ जाएगा? 9। ठीक है, अब इसे कर देंगे हम सॉल्व, कितना आ जाएगा? 3×3 = 9, 3×5 = 15 और ये कितना आ जाएगा? 3×5 = 15। तो ये मेरा सी कितना आया? 5×5 = 25। तो यही मेरा क्या है? थर्ड प्रोपोर्शन। ये तो समझ में आ गया होगा मुझे लगता है आपको। अब थर्ड प्रोपोर्शन अब इसे निकालने में कभी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, आपको इसके पीछे का बेसिक भी समझ में आ गया और इसका जो है शॉर्ट फार्मूला जो हम फाइनल निकालते हैं, कभी शॉर्टकट जैसा कुछ नहीं होता है। जो हमारा ये शॉर्ट फार्मूला उसके पीछे भी एक कहानी है, उसे हमने बस नाम दे दिया कि ये शॉर्टकट है, शॉर्ट ट्रिक है, और शॉर्ट ट्रिक जैसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा थर्ड प्रोपोर्शन के बाद हमसे एक और क्वेश्चन पूछता है कि मीन प्रोपोर्शन बताओ क्या होता है, मीन प्रोपोर्शन निकालो। ठीक है, तो देखते हैं जरा हमारा मीन प्रोपोर्शन क्या होता है। मीन प्रोपोर्शन, ठीक है, आपसे एक ऐसी कुछ वैल्यू दे देगा A/B, इसका मीन प्रोपोर्शन निकालो। ठीक है, तो मुझे पता है यहाँ क्या वर्ड यूज़ हुआ है? प्रोपोर्शन। इसमें भी क्या वर्ड यूज़ हुआ था? प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन के लिए मुझे क्या सिंबल चाहिए होता है? प्रोपोर्शन का सिंबल चाहिए सर्वानुपात का। तो इसका मतलब कि मुझे यहाँ पर सर्वानुपात का सिंबल लेके आना पड़ेगा किसी तरह से। जैसे कि ए और बी का इक्वल टू बी और सी का रिलेशन बन रहा था, वैसे यहाँ कुछ ऐसा रिलेशन बने ताकि ये मेरा प्रोपोर्शन में आ जाए। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर एक मैंने वैल्यू पुट कर दी जो कि मेरी है x। ठीक है, ठीक है, एक वैल्यू हमने यहाँ पर क्या ऐड कर लिया? हमारा x।
अब जो है ए अनुपात एक्स सर्वानुपात एक्स अनुपात बी, ठीक है। हम इसे इस तरीके से एक कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में लेके जाएंगे ताकि हमारा क्या साइन आ जाए, प्रोपोर्शन का साइन आ जाए, क्योंकि हम प्रोपोर्शन कर रहे हैं, प्रोपोर्शन में हमें ये ज़रूरी है। तो हमने यहाँ पर एक लेट कर लिया एक्स और उससे कैसे ए और बी के साथ कैसा रिलेशन बिठा दिया उसका, कि जो ए एक्स के साथ रिलेशन रखता है वही एक्स बी के साथ रिलेशन रखता है, ठीक है। अब यहाँ से मुझे ये x की जो वैल्यू है यही मेरा क्या है, मीन प्रोपोर्शन। मैंने जो ये बीच में लेट किया है माना है वही मेरा क्या है, मीन प्रोपोर्शन। तो यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकाल दूँ वही मेरा क्या आ जाएगा, मीन प्रोपोर्शन, ठीक है। तो इसे भी हम कर लेते हैं a अपॉन में x इक्वल टू हमारा क्या है, x अपॉन में b। अब यहाँ से क्या आ जाएगा x और यहाँ से क्या आ जाएगा ए बी, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। एक्स की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, यहाँ से स्क्वायर गया तो ये बन जाएगा अंडर रूट में ए बी। यही होता है हमारा मीन प्रपोर्शन। अब ये भी आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि मीन प्रपोर्शन निकालने का शॉर्ट ट्रिक देख लो, ये यूज़ कर लो कि मीन प्रपोर्शन आ जाएगा, लेकिन वो आया कहाँ से, उसका बेसिक क्या है, वो ये है, ठीक है। मैंने आपको पहले भी कहा है कि अगर आप कोई भी चैप्टर कर रहे हो आपको बेसिक ज़रूर से पता होना चाहिए, क्योंकि आप सीख रहे हो कुछ तो आप अच्छे से सीखो ना उसे। सिर्फ शॉर्ट ट्रिक पे अगर रिलाई कर रहे हो, मान लो कि ये शॉर्ट ट्रिक आप भूल गए, तो कम से कम आप बेसिक पता होगा तो आप आंसर निकाल पाओगे ना। तो इसी तरह से हमने क्या निकाला, एक्स हमारा क्या है, मीन प्रोपोर्शन, जिसकी वैल्यू आ गई अंडर रूट में ए बी, ठीक है। अब मान लेते हैं एक एग्जांपल ले लेते हैं कि ए रेशो बी मुझे कितना दिया था, 16:9 दिया है, ठीक है। मुझे कह रहा है कि इसका मीन प्रोपोर्शन निकालो। तो या तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करूँगा, पर मैं अभी इससे करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। 16:9 है। अब मुझे एक इससे कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम ये, हाँ हम क्या कर रहे हैं, प्रोपोर्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने मान लिया एक्स है, तो ये 16 जो है एक्स के साथ जो रिलेशन बनाएगा वही सर्वानुपात, वही प्रोपोर्शन होगा किसके, एक्स रेशो 9 के, ठीक है। तो यहाँ से मेरा क्या आया, 16 अपॉन में एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन में 9। ये इससे मल्टीप्लाई किया, एक्स को इससे मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर मेरा कितना आ गया, 16 × 9। यहाँ से स्क्वायर गया तो इधर अंडर रूट लग गया, एक्स इज इक्वल टू मेरा क्या है, अंडर रूट में 16 × 9। जब इसे मैं बाहर निकालूंगा तो 16 का आ जाएगा 4, 9 का आ जाएगा 3, तो 4 × 3 = 12। तो मेरा मीन प्रोपोर्शन क्या आया, 12। मतलब एक्स की वैल्यू जो मेरी है वही मेरा मीन प्रोपोर्शन है, तो ये मेरा 12 आ गया। अब अगर मैं इस तरीके से करता हूँ तो क्या आएगा, मुझे एक्स निकालना है, एक्स इज इक्वल टू मेरा क्या आ गया, अंडर रूट में ए इंटू बी, 16 × 9। ये मेरा कितना आ गया, 16 का 4 आएगा, 9 का 3 आ गया, 4 × 3 = 12। मतलब एक्स की वैल्यू 12 की, जो कि मेरा मीन प्रोपोर्शन है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको शॉर्ट ट्रिक यूज़ नहीं करनी है, शॉर्ट ट्रिक आपको यूज़ करनी है, पर आपको उसके पीछे का लॉजिक भी पता होना चाहिए, ठीक है। कभी आपसे कोई पूछ दे कि आया कहाँ से, तो आप कम से कम उसे बता तो सको कि हमने ऐसे इसे निकाला है, इसके पीछे का लॉजिक कुछ ये ऐसा है, ठीक है। तो आपको यूज़ तो यही करना है पेपर में, पर आपको पीछे का बैकग्राउंड उसका पता होना चाहिए। तो आपका रेशो का मैंने बेसिक करा दिया, ठीक है। फोर्थ प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन हो गया हमारा। अब हम रेशो में ही देख लेते हैं कुछ, कि रेशो को यूनिफॉर्म कैसे करते हैं। यूनिफॉर्म रेशो होता क्या है हमारा, यूनिफॉर्म रेशो जैसे हमसे कुछ कह रहा है कि एक रेशो दे दिया A/B, ये यहाँ दे दिया, और एक और रेशो दे दिया मुझे B/C, ठीक है। तो जो ए और बी का रिलेशन होगा वो बी का सी के साथ रिलेशन होगा, पर मैं ये थोड़ी ना बोल सकता हूँ कि दोनों के दोनों बी सेम है। जैसे मान लेते हैं मुझे बोल दिया है A/B मेरा कितना है, 5:8 है, ठीक है। B/C मेरा कितना है, 4:7 है। तो मुझे दिख रहा है कि यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 4 है, तो मैं इसे कैसे एक साथ यूनिफॉर्म कर सकता हूँ। तो यूनिफॉर्म करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर यहाँ 5:8 है, यहाँ 4:7 है, तो मैं यहाँ और यहाँ के बी को सेम बना दूंगा, ठीक है। तो मुझे पता है कि अगर मैं इस 4 में 2 को मल्टीप्लाई कर दूँ तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, मतलब यहाँ भी 8 आ गया, यहाँ भी 8 आ जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, इस पूरे रेशो को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये मेरा कितना है, 5:8, और ये कितना है, 4 दूनी 8:7। मतलब ए और बी का ये जो रेशो आया, सी और बी और सी का ये रेशो आया, ठीक है। अब मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि A/B/C मेरा कितना है, 5:8:7। ये समझ में आया आपको। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ कि आप रेशो को यूनिफॉर्म कैसे कर सकते हो, जो कि आप लोगों ने यूट्यूब पे बहुत बार देखा होगा कि ये शॉर्ट ट्रिक यूज़ कर लो, यूनिफॉर्म रेशो बन जाएगा। तो वो क्या है हमारा, हम इस तरह से कुछ लिखते हैं, A/B/C, ठीक है। अब मुझे ए और ए बी का रेशो कितना दिया था, 5:8। बी और सी का रेशो कितना दिया था, 4:7। कुछ इस तरह से हम पहले अपनी वैल्यूज़ को लिख लेंगे। जरूरी नहीं है कि सिर्फ सी तक आए, डी तक आ सकता है, ई तक आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो मेरी खाली जगह पे जो बची है, यहाँ पर जो खाली जगह बची है वहाँ पर मैं क्या वैल्यू लिखूंगा, जो ये मेरा सबसे लास्ट की वैल्यू है, जैसे 8 है, तो इसी को मैं यहाँ लिखूंगा,
ठीक है। अगर आगे डी रहता तो यहाँ भी खाली जगह जगह रहती, तो इसी 8 को मैं यहाँ भी लिखता और इसी 8 को मैं यहाँ भी लिखता। मतलब जो मेरी सबसे लास्ट की वैल्यू रहेगी उसके बाद जितनी भी खाली जगह रहेगी तो यही वैल्यूज़ आती जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ मेरा 8 आ गया। अब इस खाली जगह पे क्या आएगा, सेम जैसे ऊपर 8 आया था, इधर पे सबसे लास्ट में क्या है 4 है, तो इधर पे 4 आएगा। तो ये कितना आया मेरा 4। ठीक है, अब सिंपल इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई किया, ये कितना है मेरा 5 चौके 20, 8 चौके 32, 8 सत्ते 56। ठीक है, तो ये जो मेरा रेशो आया वो एक यूनिफॉर्म रेशो ये बन गया ना, ये रेशो और ये रेशो सेम बिल्कुल। अभी आप सोच रहे हो कि ये रेशो तो 5 8 7 दिख रहा है, ये 20 32 56 ये कैसे हो सकता है। काट देते हैं, ये 4 से कट तो रहा है। ये आ गया 4 पंजे 20। ठीक है, ये कितना आ गया 4 अठे 32, ये कितना आ गया 4 सत्ते 56। बन गया यही रेशो, 5:8:7। ठीक है, तो ये हो गया मेरा यूनिफॉर्म रेशो। ऐसे मैं रेशो को यूनिफॉर्म मतलब एक सीक्वेंस में लेकर आ सकता हूँ अगर मेरा रेशो अलग अलग गिवन है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है कि अगर हमारे पास दो रेशो दिए हैं ए रेशो बी। ठीक है, मान लेते हैं ये मेरा कितना दिया है 7 दिया है और ये कितना दिया है 13। अगर मैं इन दोनों में सेम चीज़ ऐड करूँ, अगर मैं इन दोनों में सेम चीज़ ऐड करूँ तो मेरा जो रेशो है वो भी सेम ही इंक्रीज़ होगा। मतलब कि अगर मैं इसमें 4 पार्ट ऐड करता हूँ तो 7 4 11 होगा, तो इसमें भी 4 पार्ट ऐड करूँगा तो 13 और 4 17 होगा। ठीक है, मतलब अगर रेशो में सेम चीज़ ऐड करता हूँ तो जो इनका इंक्रीज़ भी होगा वो सेम ही होगा। समझ में आया? जैसे मान लेते हैं एक पर्सन है ए, एक पर्सन है बी। ए की एज है हमारी 25, बी की एज है 65। ठीक है, तो इनके बीच का रेशो कितना आया, अभी इनके बीच का रेशो मुझे कितना दिख रहा है, ए रेशो बी कितना है 25। 5 से गया पंजे पंजे 25 और ये 5 से गया 13 पंजे 65। इनका रेशो कितना है 13:5 है। अब मैं बोलता हूँ कि इनकी एज जो है 10 साल बाद, ठीक है, 10 साल बाद कितना हो जाएगा इनकी एज का रेशो, तो ये 25 से अगर तो 10 साल बाद कितने की एज का हो जाएगा, ये 35 का हो जाएगा। ये 10 साल बाद कितनी एज का हो जाएगा, 65 है तो 75 का हो जाएगा। ठीक है, अब इनकी एज का रेशो कितना आ गया, ये 35 है और ये 75 है, तो ये मेरा किससे गया 5 से गया, 5 सत्ते 35 और ये मेरा 5 से गया 15 पचे 75। ठीक है, तो मुझे क्या देखने को मिला कि मैंने इन दोनों में कितना इंक्रीज़ किया, 10 ईयर का इंक्रीज़ किया। इसकी वजह से जो मेरा रेशो में अगर इंक्रीज़ देखें तो सेम आ रहा है। यहाँ भी 13 में 2 जुड़ गया, 2 पार्ट 15 हो गया, और यहाँ 5 में 2 पार्ट जुड़ गया 7 हो गया। समझ में आया कि अगर रेशो में अगर हम कोई चीज़ ऐड करते हैं, सेम चीज़ दोनों तरफ ऐड करते हैं, तो जो रेशो का इंक्रीज़ भी होगा वो सेम ही होगा। ठीक है, अगर मान लो ये चीज़ मुझे नहीं दी होती, मुझे ये चीज़ दी होती कि एक ए है और बी है, उसकी रेशो एज की रेशो का अनुपात कितना है 5:13। ठीक है, अब मुझसे बोलता है कि मैं इन दोनों की एज में 10 10 ईयर का इंक्रीज़ कर दे रहा हूँ। ठीक है, या फिर बोल दे 10 का इंक्रीज़ कर दे रहा हूँ, चलो 10 ईयर का बोल देते हैं। 10 ईयर का अभी इसे छोड़ दो, अभी इस पे हम वापस आएंगे। ठीक है, 10 ईयर का इंक्रीज़ कर दे रहा हूँ इन दोनों की एज पे, तो और 10 ईयर का इंक्रीज़ करने के बाद इनका रेशो कितना बन जा रहा है, 7:15 बन रहा है। ठीक है, मैंने क्या कहा कि ए और बी का जो एज है वो, ए और बी का जो प्रेजेंट एज है, अभी प्रेजेंट एज का रेशो कितना है 5:13। 10 साल बाद जो है इनकी एज का रेशो कितना आ जा रहा है 7:15। ये है आफ्टर 10 ईयर्स। ठीक है, आफ्टर 10 ईयर्स कितना रेशो इनका 7:15। तो मुझसे ये पूछ रहा है कि ए की प्रेजेंट एज बताओ। तो मुझे पता है अगर आज इनकी एज का रेशो 5:13 है, 10 साल बाद इनकी एज का रेशो 7:15 है, तो कितना इंक्रीज हुआ, 13 और 15 कितना इंक्रीज हुआ 2 का। और इधर भी अगर हम देखें तो 5 था और 7 एज हो गया, तो कितना इंक्रीज हुआ 2 का। और इसी 2 की वैल्यू ये हमें क्या कह रहा है कि 10 ईयर्स बाद की बात कर रहा है ना, ये 10 ईयर प्रेजेंट एज है और ये 10 ईयर बाद की एज है, तो 2 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 10 आ गई, 1 की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 5। तो प्रेजेंट एज अगर ए का मैं निकालूँ तो कितना आ जाएगा, पंजे पंजे 25 आया 25। बी की अगर प्रेजेंट एज निकालूँ तो 13 पंजे 65 आया 65। 10 साल बाद अगर निकालने के लिए बोले तो 7 है, एक पार्ट की वैल्यू अगर 5 है तो 7 पार्ट की कितनी आ जाएगी, 7 पंजे 35 आया 35। अगर बी का बोले तो बी का 15 है और एक पार्ट का अगर 5 है तो बी का एज कितना आ जाएगा आफ्टर 10 ईयर, 15 पचे 75। समझ में आया? और दूसरी एक चीज़ और यहाँ से ध्यान में रखेंगे कि अगर इनकी एज का जो डिफरेंस है, अगर ये 25 साल का है और ये 65 साल का है, इनकी एज के बीच का डिफरेंस कितना आया, 40 साल का डिफरेंस है इनकी एज का, 40 साल का। तो अगर मैं 10 साल बाद भी बात करूँ तो इनकी एज के बीच का जो डिफरेंस है वो तो 40 ही होना चाहिए ना। ऐसा तो है नहीं कि अगर आपका भाई मान लो आपसे 5 साल बड़ा है, आपसे 5 साल बड़ा है आपका भाई, तो चाहे वो 50 साल बाद भी वो आपसे 5 साल तो बड़ा ही रहेगा ना हमेशा।
तो अगर ये 40 साल इनकी एज का डिफरेंस है तो 10 साल बाद भी इनकी एज का डिफरेंस 40 ही होना चाहिए। देखते हैं 40 है कि नहीं। हमारा ये आ गया 0 4 3 7, तो 40 का डिफरेंस है। समझ में आया? मतलब कि जो हम अगर एज में डिफरेंस इंक्रीज कर रहे हैं दोनों साइड, तो हमारा रेशो भी इंक्रीज होगा, और जो डिफरेंस यहाँ रहना चाहिए 10 साल पहले, वही 10 साल बाद भी रहेगा। समझ में आया? जैसे इसी में मान लेते, इसी क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है कि 5:13 है, ठीक है। और 10 ईयर बाद अगर कह रहा है हमारा ये प्रेजेंट आ गया, ये हमारा प्रेजेंट आ गया। आफ्टर 10 ईयर हमसे कह रहा है कि इनकी एज का रेशियो कितना हो जा रहा है, 7:15 हो जा रहा है। और कह रहा है कि इनके प्रेजेंट जो एज है उसका डिफरेंस कितना है हमारा, ये हमसे कह रहा है कि 40 है, ठीक है। तो कह रहा है कि अगर 40 ईयर कह रहा है प्रेजेंट जो एज का डिफरेंस है, तो कह रहा है आफ्टर 10 ईयर इनका एज कितना होगा ये बता दो। तो मुझे पता है कि प्रेजेंट एज इनका कितना है, 5:13 है। और मैं पहले यहाँ चेक कर ले रहा हूँ कि इनका जो है, इनका जो डिफरेंस है 5 और 13 में कितने का डिफरेंस है, 8 का डिफरेंस है। यहाँ 7 इंक्रीज होकर और 15 इंक्रीज होकर इनके बीच का डिफरेंस कितना है, यहाँ भी 8 का डिफरेंस है। मतलब कि रेशियो बिल्कुल सही चल रहा है। तो अगर यहाँ 8 पार्ट की वैल्यू हमारी कितनी दे दी है, डिफरेंस 40, 8 डिफरेंस है ना, और डिफरेंस मैंने क्या बोला 40 है। तो 8 पार्ट की वैल्यू अगर 40 है तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ गई। अगर एक पार्ट की वैल्यू 5 आ गई, तो जो 10 ईयर बाद का जो रेशियो है, मतलब 10 ईयर बाद जो इनकी रेशियो है 7 और 15 है, तो 10 साल बाद इसकी एज कितनी हो जाएगी, 7 पंजे 35, ये कितनी हो जाएगी, 15 पचे 75। समझ में आया ये? अब मान लेते हैं कि यहाँ पर जो है रेशो, तो यहाँ तो मुझे दिख रहा है कि 8, और यहाँ भी दिख रहा है मुझे 8 है, दोनों जगह बिल्कुल सेम दिख रहा है। तो मुझे इसमें कुछ भी छेड़खानी करने की जरूरत नहीं पड़ी। मान लेते हैं कोई ऐसा रेशो आ जाए मेरे पास जिसमें इनका जो डिफरेंस है वो आ रहा है 9, इनका जो डिफरेंस है वो आ रहा है मान लो 10 आ रहा है। पर ऐसा कभी हो सकता है कि इनका डिफरेंस आए 9 और इनका डिफरेंस आए 10, अगर इन दोनों की एज है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि आपका भाई अगर आपसे 5 साल बड़ा है, तो वो चाहे 50 साल बाद की बात भी करे, तब भी वो रहेगा तो आपसे 5 साल ही बड़ा ना। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आप अगर अभी 9 का डिफरेंस है तो बाद में 10 का डिफरेंस आ जाए? इसका मतलब ये तो गलत है हमारा, ठीक है। तो इससे हम कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे इसे इक्वल करेंगे 9 और 10 को, वो मैं बता देता हूँ। कितना आ रहा है, दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। कोई हम दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आप, ठीक है, सन है एक, और आपके फादर हैं, आपके फादर हैं। आपकी एज अभी कितनी है, 3 है, और आपके फादर की एज कितनी है, 7 है, ठीक है। और आपसे कह रहा है कि आफ्टर 10 ईयर्स जो है आपकी एज कितनी हो जा रही है, आपकी एज और आपके फादर की एज का रेशियो कितना हो जा रहा है, 4:7 हो जा रहा है, ठीक है। मतलब अभी प्रेजेंट में आपकी और आपके फादर की एज कितनी है, 3:7। 10 साल बाद आपकी और आपके फादर की एज का रेशियो कितना है, 4:7। तो हम देखते हैं क्या ये बिल्कुल सही बैठ रहा है। अगर मेरा सन 3 से 1 बढ़ जा रहा है तो फादर भी तो बढ़ना चाहिए था ना, पर फादर तो पहले भी 7 है, अभी भी 7 है। दूसरा हम देख सकते हैं कि अगर फादर और सन के बीच का एज का जो डिफरेंस है 3 से 7, मतलब कितने का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है। तो क्या 4 का डिफरेंस है यहाँ? अगर ये 4 है तो ये 7 है, मतलब यहाँ 3 का डिफरेंस है। मतलब ये तो बिल्कुल गलत बता रहा है कि अगर 10 साल एज मैंने बढ़ाई तो मेरे इनके बीच का डिफरेंस सेम आना चाहिए था, ऊपर से ये इंक्रीज़ होना चाहिए था और ये भी इंक्रीज़ होना चाहिए था, तो हुआ नहीं। तो मैं इसको सही करने के लिए क्या करूँगा, अगर इनके एज का डिफरेंस 3 है तो इस 3 को यहाँ से मल्टीप्लाई कर दूंगा। इनकी एज का डिफरेंस अगर 4 दिया है तो इस 4 को इस रेशो से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो मेरा कितना आ गया, 3 3 तिया 9, 7 तिया 21, ठीक है। ये रेशो आ गया इनका, 4 चौके 16, 7 चौके 28। अब देखते हैं ज़रा बना कि नहीं, हमारी हमारी बात बनी कि नहीं। 21 था, 28 हो गया, कितना इंक्रीज़ हो गया, 7 पार्ट इंक्रीज़ हुआ। 9 था, 16 हो गया, कितना पार्ट इंक्रीज़ हुआ, 7 पार्ट इंक्रीज़ हो गया। इंक्रीज़ तो बिल्कुल सही हो गया हमारा, क्योंकि दोनों की एज 10 बढ़ी है ना, तो दोनों में सेम इंक्रीज़ होना चाहिए था। सेम इंक्रीज़ दिख रहा है हमें, दिख रहा है। अगर इनकी एज, इसकी एज और इसकी एज का डिफरेंस कितना है, आप देखो कितना है, 9 है, 21 है, तो कितना आ गया, 12, ठीक है। इनकी एज का डिफरेंस कितना है देखो, तो ये कितना है, 6 2 8 1 1 2 12। इसका मतलब बिल्कुल सही हो गया कि अगर 10 साल बाद, 10 साल पहले इनकी एज का डिफरेंस 12 है, तो 10 साल बाद भी इनकी एज का डिफरेंस 12 ही रहेगा। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, 12 ईयर नहीं है, 12 पार्ट्स है, ठीक है ना। तो अगर अभी 12 पार्ट इनका डिफरेंस है तो 10 साल बाद ही 12 पार्ट रहेगा। अगर ये दोनों के दोनों इंक्रीज हो रहे हैं 10 10, ठीक है, तो दोनों में पार्ट्स भी तो सेम इंक्रीज होनी चाहिए, 7 पार्ट्स, और ये इधर भी 7 पार्ट्स। समझ में आया? अब इसी से हमें पता है कि 7 पार्ट हमारा इंक्रीज़ हुआ है, और इसकी वैल्यू कितनी दी है हमें, 10, ठीक है। तो मान लेते हैं 10 की जगह कुछ और मान लेते हैं जो 7 से डिवाइड है, मान लेते हैं 14 है ये हमारा, ठीक है, 14।
तो 7 पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 14। एक पार्ट की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 2। ठीक है, अब मुझसे कुछ भी पूछ ले मैं निकाल दूंगा। मुझसे अगर प्रेजेंट एज पूछ ले इसका सन का, तो मुझे पता है कि सन का प्रेजेंट एज कितना आ जाएगा, 9 पार्ट है तो 9 9, एक पार्ट का अगर 2 है तो 9 पार्ट का कितना आ जाएगा 18। इस सन का प्रेजेंट एज आ गया। अब मुझसे अगर फादर का प्रेजेंट एज पूछ ले, एक पार्ट का अगर 2 है तो फादर का प्रेजेंट एज कितना आ जाएगा, 21 दूनी 42। 10 ईयर बाद पूछ ले तो या तो इसमें अगर मैं 10 जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा, अगर 18 है ये 18 प्लस 10, नहीं 14 साल की बात करें ना 14, तो ये कितना आ जाएगा 8 4 12 से ले 1 2 और 1 3, 32 ईयर आ गया 10 साल बाद। या फिर मैं रेशो से निकाल सकता हूँ। एक पार्ट की वैल्यू मेरी कितनी आई है 2 आई है, 10 साल बाद सन का एज कितना है 16 है, तो ये कितना आ जाएगा एक की अगर वैल्यू 2 है एक पार्ट की तो 16 पार्ट की कितनी आ जाएगी 16 दूनी 32 आ गई। समझ में आया। तो रेशो यही है, हम इससे कई सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। सिर्फ रेशो के ही चैप्टर के क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, टाइम स्पीड डिस्टेंस या टाइम एंड वर्क या फिर और भी कई सारे चैप्टर उसमें हम रेशो का यूज़ करते हैं। मिक्सचर एलिगेशन के क्वेश्चंस तो हम रेशो से बहुत अच्छी तरह से बनाते हैं। जितना हम मिक्सचर एलिगेशन का कंसेप्ट यूज़ करके उसमें आंसर निकालते हैं ना, उससे भी जल्दी हम रेशो का यूज़ करके मिक्सचर एलिगेशन के क्वेश्चंस बना लेते हैं। ठीक है, तो आपका बेसिक्स कंप्लीट हो चुका है परसेंटेज रेशो एंड प्रोपोर्शन का। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन में हम इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बार बार पेपर्स में पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। आशा करता हूँ आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा। थैंक यू।